हेलो दोस्तों, हमने एक छोटा सा सीरीज़ चालू किया है जिसमें फिज़िक्स के कुछ इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं उन पे हम छोटे छोटे वीडियो के थ्रू से आपसे संपर्क बनाएंगे। आज हम वेव ऑप्टिक्स पे ह्यूजन प्रिंसिपल के बारे में चर्चा करेंगे, जिस पे दो क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली वो पूछा जाता है कि आप यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल प्रूव रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो ये दो चीज़ें आज हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। वेव ऑप्टिक्स पे कवर करने से पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, जो कि हम वेरी क्विकली कवर करेंगे। मैं हूँ आपका सुजीत। स्टोरी ऐसा है, 1637 तक लोगों ने डेस्कार्ट ने कॉर्पस्कुलर मॉडल पे काम किया और उसने स्नेल लॉ को प्रूव किया। ये कॉर्पस्कुलर मॉडल इज जस्ट लाइक ए पार्टिकल थियरी वेयर विच लेटर न्यूटन in his book Optics explained elaborately, and इसलिए कॉर्पस्कुलर जो पार्टिकल थियरी ऑफ लाइट है वो आज भी न्यूटन के द्वारा न्यूटन्स को एट्रीब्यूट करते हैं। सो हुआ ये 1678 में एक डच फिजिसिस्ट ह्यूजन, वो अपना एक थियरी लेके आया जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट था। वो थियरी था वेव, दैट लाइट ट्रैवल्स इन ए वेव। और वहाँ पे उसने जो न्यूटन ने कहा था कि लाइट ट्रैवल्स फास्टर इन डेंसर मीडियर, उसको उसने चैलेंज किया और उल्टा बताया। उसने कहा कि लाइट ट्रैवल्स फास्टर इन रेयर मीडियम देन द डेंसर मीडियम। एनीवे, तो ये चलता रहा एंड 1850 पे फॉकलर ने प्रूव कर दिया थ्रू एक्सपेरिमेंट दैट लाइट ट्रैवल्स फास्टर इन रेयर मीडियम देन द डेंसर मीडियम। सो इसकी वजह से क्या हुआ कि लोग वेव थियरी पे बिलीव करने लगे कि लाइट वेव है। देन उसके बाद 1801 में फेमस यंग इन्फरेंस एक्सपेरिमेंट, जो कि आप डबल स्लिट वगैरह पढ़ते हैं इस चैप्टर में, उसके थ्रू से ये प्रूव हो गया कि लाइट एक्चुअली ट्रैवल्स इन वेव। उसके बाद ऑफ कोर्स दिस थियरी बिकेम वेरी पॉपुलर एंड फाइनली और एक नया कॉन्सेप्ट आया जो कि बेस्ड ऑन मैक्सवेल्स प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये है स्टोरी। तो अभी हम तुरंत आ जाते हैं ह्यूजन प्रिंसिपल। ह्यूजन ने कहा वे लाइट ट्रैवल्स इन वेव। सो वेव का मतलब ये होता है कि एक आप स्टोन को अगर आप पॉन्ड में डालते हो तो आप देखोगे कि रिपल्स बनते हैं, और एक रिपल जनरेट करता है, दूसरा रिपल, दूसरा करता है, तीसरा। सो यही कॉन्सेप्ट है वेव का इन एक्सप्लेनिंग वेव थियरी ऑफ लाइट। सो ये जो वेव बनता है उसको हम कहते हैं वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट जो है वो है सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। एक ही तरीके से आप देखोगे कि उसमें जो भी ऊपर जाएगा वो पूरा सर्कल में ऊपर जाएगा, और जो भी नीचे जाएगा वो पूरा सर्कल में नीचे जाएगा। अगर आप एक डक को रख दोगे वहाँ पे तो आप देखोगे कि डक विल गो अप एंड गो डाउन आफ्टर ईच वेव पासेस थ्रू। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। और डिफरेंट टाइप के वेव फ्रंट्स इन्होंने बताए हैं कि एक स्पेरिकल हो सकता है, जो कि हमने दिखाया, एक प्लेन हो सकता है, अगर रे अगर बहुत दूर से आ रही है तो पैरेलल है तो आपका जो वेव फ्रंट है वो भी परपेंडिकुलर होगा ये जो पैरेलल रेस के साथ में। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ हुआ है इन एक्सप्लेनिंग योर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो वी विल बी यूजिंग दिस प्लेन वेव फ्रंट। सो अगर आप पैरेलल लाइन कहीं से आप लेके आते हो या फिर कहीं सोर्स है जहाँ से पैरेलल लाइन आ रही है, नॉर्मली ये इन्फिनिटी पे अगर आप कोई सोर्स है तो उसकी लाइंस पैरेलल आती हैं, तो उसमें जो वेव फ्रंट बनता है वो परपेंडिकुलर टू दैट पैरेलल लाइंस होती है। ओके, देन सिलेंड्रिकल लाइट लीनियर सोर्स है तो फिर आप सिलेंड्रिकल भी वेव फ्रंट बनते हैं। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि एनर्जी ऑफ वेव ट्रैवल्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। जिस तरह वेव फ्रंट आगे की ओर जाता है वो उसी डायरेक्शन में बढ़ता है। इस पर एक
थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है जो कि आप फोर्थ पॉइंट में एक्सप्लेन कर पाएंगे, जो कि कहता है कि ईच वेव क्रिएट्स सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। वो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस छोटे छोटे वेवलेट क्रिएट करता है। उस वेवलेट का जो टेंजेंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, वो एक बड़ा बड़ा वेव फ्रंट बनाता है नया वाला। तो ये है, सो ईच वेव फ्रंट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस कहते हैं। और वो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस छोटे छोटे वेवलेट बनाता है और उसका बेसिकली टेंजेंट इज न्यू वेव फ्रंट। सो ये इस तरह से, इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर ये इस सर्कल में छोटे छोटे वेव बन रहे हैं, वेव फ्रंट बन रहे हैं, तो वो बैकवर्ड क्यों नहीं ट्रैवल करता? तो इसका एक्सप्लेनेशन उसने दिया कि बैकवर्ड की जो एम्पलीट्यूड होती है वो ज़ीरो होती है, एंड हेंस वो टुवर्ड्स द फ्रंट साइड और टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ दिस गोस। तो इसके वजह से दिस वाज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री, बट उस समय इसको माना गया। ओके, सो अगर आप वेव फ्रंट बनाना चाहते हो तो बहुत सिंपल है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी एक छोटा सा आ जाता है, जिसमें आपने देखा कि आपने कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसमें रे आ रही हैं बहुत दूर से, जो पैरेलल रेज आ रही हैं, और उसमें जो वेव फ्रंट है वो भी आगे की ओर बढ़ रहा है। तो उसके बाद क्या होगा? सो सिंस कन्वेंस लेंस में अब रे पास होगी, तो ये एक फोकल पे प्रोजेक्ट करेगी। तो आप फोकल को लेके आप एक सर्कल बना ले, तो दैट इज व्हाट इज योर वेव फ्रंट। तो ये रहा, तो ये सेंटर लेके अगर आप बनाओगे तो ये बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। तो ये आपका बना वेव फ्रंट जो कि स्फेरिकल होगा। अगर आप एक मिरर ले लें, तो मिरर में क्या होगा? मिरर में ऑब्वियसली इसका कॉनकेव मिरर है, तो इसका जो फोकस बनेगा वो फ्रंट पे बनेगा। तो उसकी वजह से आपका वेव फ्रंट भी इस तरीके का बनेगा। ओके, सो अगर आप ये क्लियर है तो आप बाकी जो एग्जांपल्स दिए हैं वो करें, प्रिज्म में करें या फिर कॉन्वेक्स में करें, दूसरे तरीके के जो लेंसेस है उसमें करें, आप प्रैक्टिस करें। ओके, सो लेट्स कम टू द मेन टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर, Huygens principle. Here we are basically deriving reflection and refraction laws. Okay, what is laws of reflection? Very simple hai. You have got incidence angle and you have got reflection angle, both are equal, and incidence ray and reflection ray are in the same plane. ये दो है reflection के laws, and refraction के law Snell law पे based है, which is sin I by sin r is equal to v1 by v2, which is speed of light, and lambda 1 by lambda 2, which is the wavelength, and is equal, which is basically refractive index है। Anyway, so let's see how it goes. सो फर्स्ट हम करते हैं रिफ्लेक्शन का लॉ को वेरी क्विकली समझने के लिए। आपके पास एक इंसिडेंस की रे होती है, आपके पास एक नॉर्मल होता है जहाँ पे वो फोकस होती है जो मिरर पे, एंड देन रिफ्लेक्ट होता है उसके बाद मिरर पे। सो इसमें अगर आप नॉर्मल खींचें तो आपको दो एंगल दिखाई देंगे, एक है आई, ये आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया आर विच इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों इक्वल हैं। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू प्रूव, राइट। सो अभी आपको इसमें करना क्या है कि आपको ये दोनों प्रूव करना है। तो आप एक मिरर लीजिए, उस पर आप इंसिडेंस कीजिए। यहाँ पे आप एक काम करेंगे कि आपने दो इंसिडेंट्स रेज करने, क्योंकि you have to use wave theory, and how you can use wave theory through wave front. So आपको wave front यूज़ करना है जो कि परपेंडिकुलर है वेव रेज के साथ में। सो यहाँ पे आप इंसिडेंस रे ले लिए, आपने रिफ्लेक्ट किया जो कि मिरर के साथ में, तो उसके बाद आपने उसको नाम दे दिया, एंड यू हैव गॉट योर नॉर्मल विच इज़ एन n1। तो ऑब्वियसली आपके पास ये बन गया आई। ओके, सो ये है इंसिडेंस एंगल। ओके, सो नाउ अब व्हाट यू नीड टू डू इज, अभी आपको एक वेव फ्रंट बनाना है। अब किस पे वेव फ्रंट बनाना है? इंसिडेंट रे पे वेव फ्रंट बनाना है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद में आपको रिफ्लेक्टेड रेस पे वेव फ्रंट बनाना है। किस तरह से वेव फ्रंट बनाना है? इस तरह से वेव फ्रंट बनाना है। अभी आपका ए बी है वेव फ्रंट, तो आपको लगेगा बिकॉज दिस इज वेव फ्रंट, सो यू कैन से दैट I1 AB and I2 BA
forms 90 डिग्री, तो इस परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। ओके, सो ये आपका 90 डिग्री बन जाता है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री बन गया सो आपको अभी यहाँ पे आना है। सो ये है, जस्ट सी दैट दिस इज 90 डिग्री फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज 90 डिग्री, सो दैट बेसिकली दिस एंगल इज 90 डिग्री। अभी उसमें से ये है ऑलरेडी आई, सो अभी बाकी बचा कितना, कैन वी राइट दिस एज 90 माइनस आई, so this whole thing is 90 minus I. Okay, so that is exactly this angle I'm talking about, which is equal to 90 minus I. So now अभी आपको दूसरा एक राइट एंगल लेना है। अब उसमें देखिए, आप नॉर्मल के साथ जो राइट एंगल है किसका, जो आपका मिरर है। सो आप देखिए ये नॉर्मल बनता है और ये मिरर बनता है। सो आपको लगेगा कि ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो नॉर्मल इज नॉर्मली परपेंडिकुलर टू द मिरर। सो अगर ये 90 माइनस आई है, सो ऑब्वियसली ये कितना हो गया, ऑटोमेटिकली ये बन गया आई। सो ये आपका आई बन जाता है। ठीक है, तो ये एंगल आपका आई बन गया। अभी आप दूसरी तरीके से ले लीजिए, आप वेव फ्रंट फॉर रिफ्लेक्टेड रेज, तो उसमें आपको क्या मिला, डीसी मिला। डीसी इज योर वेव फ्रंट। सो आपका कौन सा एंगल बनता है यहाँ पे देखिए आर एंगल बनता है जो रिफ्लेक्टेड रेज का। आप यहाँ पे R2 ले लीजिए, यहाँ पे आर, ये अगर आर बनता है तो अब ये कितना बना, दैट इज 90 माइनस आर। सो क्योंकि ये 90 डिग्री है, टोटल इज 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक। सो आपको ये बनता है 90 माइनस आर। अभी आप नॉर्मल से देख लीजिए 90 डिग्री कहाँ बनता है। एंड नॉर्मल मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, N1CA। सो दिस इज अगेन 90 डिग्री, एंड आउट ऑफ दैट दिस 90 माइनस आर, यू नो, सो ऑटोमेटिकली आपका जो ये एंगल बनता है DCA वो बनता है आर। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ प्रूव करना है कि ABC और ADC दो एंगल सिमिलर हैं। सो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सी दैट कि यहाँ पे AC कॉमन है दोनों ट्रायंगल का। एक एंगल उसमें 90 डिग्री है, अगर एक एंगल इसमें 90 डिग्री है तो बाकी बच जाता है आई एन आर। उसके बाद एक साइड भी इक्वल है, बिकॉज BC इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन टाइम पीरियड T, और यहाँ पे AD इज ऑल्सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रेज इन टाइम पीरियड T। दोनों समान हैं क्योंकि वो एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो समान ही है। सो इसके वजह से आपका एंगल सिमिलर हो जाता है, एंड देन यू प्रूव दैट I इज इक्वल टू R। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रूफ दैट यू डिड। एंड देन उसके बाद आपका सेकंड प्रूफ है कि ये सारे एक ही प्लेन में हैं। तो आप देख लीजिए कि इंसिडेंट रेज एंड वेव फ्रंट्स आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड similarly you can say that mirror is perpendicular to the plane that you paper or plane or wherever you are drawing this particular one. So in that sense you can see that all these are actually in a simple plane, and hence your both the laws of reflection is proved. So ये first part of proof है। उसके बाद आप चले आइए refraction पे। Refraction is very simple. Here you need to find out very similar kind of expression, and it is very simple. So it is sin I by sin R. So obviously sin I and sin R के लिए आपको दो मीडियम चाहिए। तो एक मीडियम है एयर, वी हैव टेकन, वहाँ पे वेलोसिटी इज़ V1, और दूसरा मीडियम है वाटर, वहाँ पे वेलोसिटी है V2। आपके पास एक इंसिडेंट रे है जो कि I1 है, एंड दूसरा इंसिडेंट रे है वो है I2। अभी यहाँ पे देखिए कि I1 ऑलरेडी रीच्ड दैट पर्टिकुलर बैरियर ऑफ टू मीडियम्स, जो कि ये ब्लू लाइन पे है। अभी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी रीच हो गया है I1, यहाँ पे रीच नहीं हुआ। अभी क्या करेगा ये I2 यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे आएगा। सो ओके, ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। उसी दौरान क्या होगा, ये वाला I1 हैज़ टू ट्रैवल इन अदर मीडियम विच इज़ डेंसर मीडियम। सो यहाँ पे इसकी जो गति है और इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, और यहाँ पे इसकी ज़्यादा हो जाएगी। और हम इसको भी एक काम करेंगे, एक वेव फ्रंट डाल के हम इसको अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। ओके, सो ये हो गया आपका वेव फ्रंट। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये 90 डिग्री है, आपको मालूम है। देन उसके बाद में ये ट्रैवल है जिसको हम नाम दे रहे हैं BC। सो टोटल इज ABC आप ट्रायंगल के हिसाब से आप देख लीजिए। BC is the distance traveled by I2,
तो उस दौरान में I1 क्या करेगा, I1 must be traveling in denser medium. Here I1 is traveling actually a distance of AE. So अभी आप देखो BC और AE कौन बड़ा, you will see that BC बड़ा. Why it is बड़ा? It is बड़ा because it is big because it is traveling in air, which is a rarer, so here velocity is more as compared to denser medium. So you can always say that v1t is greater than v2t, or v1 is greater than v2 because of the change in medium. Okay, so this is the first part, and then now the second part is simple. You have to prove that BAC is I. The same logic. So if this is I, this one is 90 minus I. If you take this as 90 degree, okay, so this is 90 degree, so this is I, this is 90 minus I. Now you take this with the normal NAC, so you can see that this is also 90 degree. Out of that, this part is 90 minus I, so obviously this is going to be I. और यहाँ पे आप देखिए ये है R, दिस एंगल इज R. तो ये बचा एंगल कितना होता है, नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना है मीडियम का, तो ये हो गया आपका 90 माइनस R, और ये एंगल 90 हो गया, ये कितना हो गया, तो ऑटोमेटिकली दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी R. So that is exactly what we are proving here, and you can say that this is 90 degree and that one other one is 90 minus R, so typically this is going to be R. So once you have done this, now I and R is defined in these two triangles. Now you find the sine I and sine R. Sine I आपको क्या करना है, for sine I you take the opposite side which is BC and your hypotenuse which is basically AC. So your sine I is equal to BC divided by AC. What about this triangle? What is sine R? Sine R is going to be the opposite one, which is AE and then AC. AE divided by AC. So this is how you do, and then you take the ratio of these two, sine I by sine R. So you can find that V1t divided by AC and AC divided by V2t. So AC gets cancelled, TT also gets cancelled here. What I am saying is AC gets cancelled, TT also cancelled. So it is going to be V1 divided by V2, which is equal to lambda 1 divided by lambda 2 because of this condition we have taken, which is equal to mu and which is equal to constant, and hence your Snell law is already proved. Okay. Now here one question that comes, I already mentioned that why frequency is not changing if light is traveling from one medium to another medium, rare medium to the denser medium. So here from this Snell law itself you can derive that frequency is actually the same, that we will do it in the next slide. Okay. And the second law is again all these things are in the same plane. So this is very simple, that rays are perpendicular to wavefront. Wavefront is perpendicular to that the medium, and hence everything is in one plane. So this just you understand. Okay, why frequency does not change when wave refracted into denser medium from a rarer medium? It's very simple. So here we just proved this Snell law, and now Snell law को slight adjustment आपको करना है. So Snell law you can just take this down and this up. Okay, so cross multiply basically. This term you have to bring this here, and this term you take there. So what we are trying to find out is V1 divided by lambda 1 and V2 divided by lambda 2. This is what we are going to find from this. Why we are doing this? Because we know that speed is equal to wavelength into frequency, or frequency is speed divided by wavelength, that is V by lambda, and here we are finding out V by lambda is equal to F, frequency. So it's very simple, V1 by lambda 1 divided by, from this what we are finding, the expression is V1 by lambda 1 is equal to V2 by lambda 2, which is equal to F, and hence we can say that the frequency is same even if wavelength is changing and velocity is changing.
Other three important topics are Young's double slit experiment, which is very important, you must do it, refraction, Huygens Fresnel's principle, and polarization, which is based on electromagnetic waves of light. So I hope you like it, and we'll see you soon. Bye bye.